लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है। इस महत्वपूर्ण कालखंड में एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरह से ये नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए। आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग, देश के युवा, महिलाएं, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, सभी का विश्वास एनडीए पर है। तो 2024 के लिए ये ऐलान जंग है। इंडिया एक नया फॉर्मेशन हुआ है, विपक्ष के ज़्यादातर दल उसमें शामिल हुए हैं, 26 दलों का गठजोड़ जो चुनौती देंगे मौजूदा एनडीए को। और संख्या की चूँकि लड़ाई चल रही थी, तो एनडीए ने भी अब कुल मिला के उनके यहाँ 39 के आसपास संख्या पहुँच रही है। क्या संख्या के बल पर वोट का गणित लगाकर 2024 की लड़ाई लड़ी जाएगी, या कोई मुद्दे हैं जो उस पर हावी पड़ेंगे उस पर लड़ी जाएगी? और क्या राजनीति इतनी आसान है कि अगर सारे लोग एकजुट हो जाएं तो एक बहुत डोमिनेंट प्लेयर को हटा दें? सुनने में आपको लगेगा ये तो बिल्कुल नो ब्रेनर है कि अगर सारा विपक्ष एक हो जाए तो 37% वाले को हराया जा सकता है। लेकिन टोटलिटी में जब इस वोट को हम देखते हैं तो बड़े इसके अलग अलग पैमाने आपको देखने को मिलेंगे कि नॉर्थ में किस तरह की कॉम्बिनेशंस हैं, साउथ में किस तरह के कॉम्बिनेशंस हैं, वेस्ट में किस तरह के कॉम्बिनेशंस हैं। और पिछले 3, 4, 5 सालों में राजनीति ने एक बहुत अलग तरीके से मोड़ भी लिया है। एक तरफ मोदी जी की पॉलिटिकल कैपिटल दम बहुत ही टॉल है, तो दूसरी तरफ क्रेडिबिलिटी का इशू बताया जाता है। राजनीतिक दांव पेच दोनों तरफ से चले जा रहे हैं। दोनों पार्टियों में ऐसे लोग हैं जिन पर करप्शन के आरोप लगाना बहुत आसान है। उदाहरण के लिए अजीत पवार भी कुछ समय पहले तक एमवीए के साथ थे, अब वो इधर आ गए हैं, तो अब आप उनको एसेस कर सकते हैं। दोनों तरफ के लोग उस पर आरोप लगाते हैं। तो क्या ये इतना बड़ा इशू बनेगा? एक दूसरा कि क्या एक ऐसी वेव जैसी दिख रही, लोग इतना नाराज़ हैं कि मोदी जी को नकार देंगे, उनको पसंद नहीं करेंगे, या विपक्ष के अंदर के जो मतभेद है वो खत्म हो गए हैं और अब उनके दल ही नहीं दिल भी मिल गए हैं, इसलिए एकजुट होकर चुनाव लड़ सकते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल से जूझना पड़ेगा। तो इसको कैसे समझा जाए कि 2024 का जो ऐलान जंग है, जिसमें दोनों दल उतर पड़े हैं, दोनों संगठन, गुट, ग्रुप, क्लब, जो भी नाम आप देना चाहें, जो उतर पड़े हैं, उसमें किसका पलड़ा भारी पड़ेगा और किन कंडीशन पे, किन शर्त पे, एजेंडा क्या होगा? क्या इंडिया का एजेंडा, इंडिया को कोट एंड कोट कह रहा हूं मैं, आप इसको देश मत समझिएगा, इंडिया एक ग्रुप बनाया गया जिसका एब्रिविएशन है बहुत लंबा सा, वो है, या एनडीए जिसमें बहुत सारे दल हैं लेकिन डोमिनेंट प्लेयर बीजेपी है और बहुत छोटे छोटे दल उसमें शामिल हैं? तो कौन बाजी मारेगा और एजेंडा क्या होगा, इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, लेकिन हमने सोचा आज बहुत ही वरिष्ठ संपादकों से इस पर चर्चा की जाए, उनके असेसमेंट क्या है उनको समझा जाए। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, जो किताबें भी लिख चुके हैं, कई सारी, संघ के ऊपर भी लिखी, योगी जी के ऊपर भी लिखी, बीजेपी को बहुत करीब से समझते हैं, तो विजय जी से बातचीत होगी। अब विकास पाठक जी भी हमारे साथ हैं, काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत ही अनुभव रखते हैं चुनावी राजनीति का। पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, उनसे भी बातचीत होगी। और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के फेलो, सीनियर फेलो राहुल वर्मा जी हमारे साथ हैं। चूँकि
डेटा एनालिसिस भी देखने पड़ेंगे, मूड ऑफ द नेशन क्या है वो भी समझना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि इस पर एक बातचीत की जाए और समझा जाए। तो मैं तो समझता नहीं हूँ पॉलिटिक्स, तो मैं सोचा कि विजय त्रिवेदी से समझी जाए। विजय जी, ये जो ऐलान जंग हुआ है, क्या असेसमेंट है आपका इस पे? देखिए, एक तो पहले करेक्शन कर दूं कि नीरज जी को पॉलिटिक्स नहीं समझ में आती है, ये राष्ट्रीय स्तर पर झूठ बोलने जैसा है। ठीक है। लेकिन ऐलान जंग हो गई है, इसका मतलब है कि चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई है, रणभेरी बज गई है, लोग लग रहे हैं। और जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो करीब करीब 1 साल पहले, बल्कि कुछ लेट ही हो गया इस बार। यदि आप 2014 का इलेक्शन ध्यान रखें तो 2013 में बहुत जल्दी उसकी तैयारियां शुरू हो गई थी। तो 2014 का इलेक्शन उस तरह से हुआ और 2024 का इलेक्शन की दोनों पार्टियों ने तैयारी कर ली है। दोनों जो हमारे गुट हैं, जिनको आप कह रहे हैं अलायंसेज हैं, एनडीए है और इंडिया है। और ये भी पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े प्री पोल अलायंसेज पहले बन गए हैं चुनाव से पहले। नॉर्मली चुनाव आते आते अलायंसेज बनते हैं या फिर पोस्ट पोल अलायंसेज बनते हैं, लेकिन इस बार की 38 पार्टी जो है एनडीए के साथ हैं और 26 पार्टी जो हैं कांग्रेस और अदर जो पार्टीज हैं, विपक्षी पार्टियां जिन्हें हम कहते हैं आज, उनके साथ है। तो इसका मतलब है एक बड़ी लड़ाई की तैयारी शुरू हो गई है। और उसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका एक मैसेज है कि जो आज से पहले हम समझ रहे थे कि वॉकओवर मौजूदा सरकार को है, वो नहीं है। एक बड़ी लड़ाई की तैयारी है और उसका नतीजा या उसका रेस्पॉन्स ये है कि जिस दिन इंडिया की मीटिंग हो रही थी बेंगलोर में 17 और 18 जुलाई को, उसी समय 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बैठक की गई और उसमें 48 दलों का प्रदर्शन बताया गया कि ये 48 है फोटो अप में। तो इसका मतलब है कि वो जो सत्तारूढ़ दल है वो भी इसको गंभीरता से ले रहा है, क्या है, किस तरह से होगा। हालांकि अभी पलड़ा भारी है उनके पास। 224 सीटें ऐसी है जहां पर 50% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले और वो एक जगह नहीं है, 21 राज्यों में है। लेकिन दूसरी तरफ जो 137 एमपीज वाली पार्टियां हैं विपक्ष के साथ, वो कितना कर पाती हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार अभी बेहतर प्रदर्शन किया है। कर्नाटक में किया है, हिमाचल में किया है, पंजाब में किया है, दिल्ली में लगातार हो ही रहा है, डीएमके हमारे तमिलनाडु में है, केरल में है। और यदि देखा जाए पॉलिटिकल ग्राफ को तो सदन में यानी दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के पास 5 राज्य नहीं है, 5 राज्य नहीं है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पूर्व के जो 4 राज्य हैं बड़े, बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है। तो कुल मिला के 9 बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एब्सेंट है सरकार के तौर पे, या बहुत उसको मेजर शेयर उसका नहीं है। 129 सीटें जो थी सदन की, उसमें से 129 में से केवल 29 सीटें उनके पास है। तो ये इतना आसान खेल नहीं है। लेकिन जो मुद्दा मुझे महत्वपूर्ण लग रहा है कि क्या, जो आपने शुरुआत बात की कि क्या जो इश्यूज हैं वो चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि ये कल्चरल वर्सेस सिविलाइजेशनल इलेक्शन है। अपोजिशन जो है वो अभी सिविलाइजेशनल इश्यूज पर या कन्वेंशनल इश्यूज पर लड़ाई लड़ रहा है, और जो एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी है, उसका मैंडेट, उसका एजेंडा कल्चरल है। तो क्या कन्वेंशनल इश्यूज कल्चरल इश्यूज को मुकाबला कर सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। इस पर अभी मैं प्राइमरी कमेंट के तौर पर कह सकता हूँ। ओके, ये इसने मैं इस पर आपसे समझूंगा थोड़ा, और ये आपने बड़ी गूढ़ बात कही, थोड़ा इसको और खुलासा कराऊंगा आपसे मैं, लेकिन पहले एक राउंड कर लेता हूं मैं। पाठक जी, नंबर जी, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि खाली नंबर जोड़ने से थोड़ी कुछ होगा, क्यों नहीं हो सकता? दिल्ली में केजरीवाल जी और कांग्रेस जी मिल के लड़ेंगे तो क्यों नहीं हरा सकते बीजेपी को? पंजाब में दोनों मिल जाएंगे तो क्यों नहीं हरा सकते? क्या ये वर्क नहीं करता है क्या? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी पाठक जी, आपसे। देखिए, ऐसा है कि अगर आप नंबर्स की बात करें तो उसमें कई सारे चैलेंजेस आते हैं। हाँ। एक तो होगा वो राज्य जिसके अंदर भाजपा बनाम कांग्रेस है। 2014 और 2029 का इसमें एक्सपीरियंस ये रहा है कि जहां भाजपा बनाम कांग्रेस होता है वहां लोकसभा में कांग्रेस बहुत बुरी तरह हारती है। तो वो ऐसी शायद 130-40 सीटें होंगी जिसपे कांग्रेस का बिल्कुल सफाया हो जाता है। अब दूसरा है वो राज्य जहां पे 2 ऑपोजिशन पार्टीज एक साथ आ सकती हैं। जैसे आपने बोला दिल्ली में संभावित है, 7 सीटें हैं। अगर आप और कांग्रेस कुछ अंडरस्टैंडिंग कर लें तो संभव है। पंजाब में भाजपा वैसे ही वीक है, पिछली बार भी बहुत अच्छी सीटें नहीं आई थी। अब आते हैं तमिलनाडु पे, वहां कांग्रेस जो सीटें लेगी
वहां स्ट्रेंथ बेसिकली डीएमके का है ज्यादातर तमिलनाडु में, एक्सेप्ट थोड़ा आपके साउथ तमिलनाडु में छोटा सा बेल्ट आता है कांग्रेस का। अब वैसे ही हम आते हैं उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश पे अगर मान लीजिए हम माने कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आने को तैयार है, क्या मायावती आएंगी वो एक अलग विषय है। अगर आने को तैयार हैं तो उसमें कांग्रेस कितनी सीटें चाहेगी? जितनी सीटें कांग्रेस चाहेगी वो सीटें भाजपा के लिए और स्ट्रांग सीटें बन के उभरती हैं। तो बहुत जगह चैलेंज ये होता है कि एक तो कांग्रेस बनाम भाजपा वाले जो राज्य हैं वहां भाजपा पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बहुत स्ट्रांग चल रही है। दूसरा, जहां कांग्रेस एंट्री मारना चाहती है पूरे कोalition के नाम पे, क्या वो तैयार है ये कहने के लिए इस राज्य में हम बिल्कुल वीक है, यहाँ जो रीजनल पार्टी है वो लड़े, हमें 0 सीट चाहिए। और अगर 0 सीट्स लेती है तो उसकी लोकसभा टैली कितनी जाएगी? अगर वो सीटें अच्छी खासी डिमांड करती है तो फिर जो टैली होगी उसकी तो थोड़ी बेहतर होगी, लेकिन भाजपा की भी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। तो ये जो है, जहां मल्टी डायमेंशनल टाइप का पार्टी सिस्टम है पूरे देश में, अलग अलग जगह अलग अलग इक्वेशन है, वहां इस तरह की चीज लाना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि चाहे ये जितनी पार्टियां एक साथ आई हैं उनमें मतलब आई हैं या एक मंच पर आई हैं, 2018-19 में भी हो रहा था, 22 पार्टियों की एक रैली हुई थी कलकत्ता के अंदर, उसके बाद बहुत कुछ ज्यादा नहीं हो पाया कई राज्यों में। तो जितनी एक साथ आई हैं वो अभी की पोजीशन में ज्यादातर में एक चीज पे कंसेंसस है कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, लेकिन अंदर से अगर आप देखेंगे क्या वो अपनी खुद की सीटें कम करवाने में इंटरेस्टेड रहेंगी? तो पाठक जी, क्या आपको शक है क्या कि अभी ये जो इंडिया बना है इसके अंदर भी बहुत सारे मतभेद मनभेद बाकी है? देखिए, इंडिया जो बना है उस इंडिया में जब आप इलेक्शन में जाएंगे तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी। अभी इंडिया एक मार्केटिंग पिच है जिसमें आप इंडिया इंडिया बोलेंगे तो उम्मीद की जाएगी कि सड़क पे कोई चाय वाला बोले कि यार मोदी जी जीत रहे हैं या इंडिया जीत रहा है, जिसका मतलब अगर भाजपा जीत रही है तो इंडिया की हार हो गई और इंडिया ज्यादा जीत रहा है तो भारत की हार हो गई, राइट? तो ये जो चीज है वो इंडिया बना के ऐसा लगता है कि इंडिया मीन्स द ऑपोजिशन, इट डज नॉट मीन द गवर्नमेंट। मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट इंडिया को रिप्रेजेंट ही नहीं करती है, वो इंडिया के खिलाफ है, और इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं बाकी सब पार्टियां एक साथ आके। तो ये मार्केटिंग पिच है, लेकिन इस मार्केटिंग पिच के काउंटर में मुझे लगता है अगले कुछ महीने में बीजेपी भी एक मार्केटिंग पिच लाएगी और सोशल मीडिया पे उनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है ही। मतलब मान लीजिए वो कुछ एनडीए का ये नाम करते हैं भारत, है ना, भारतीय राष्ट्रवादी समथिंग। तो ये मार्केटिंग पिच जो है ना उसका लिमिटेड ही यूज है। और अगर आप इंडिया के तमाम वो देखेंगे तो उन्होंने जो बीजेपी के क्लेम्स हैं उनको काउंटर करने की कोशिश की है। तो इंडिया का अगर आप मुझे फुल फॉर्म बताएं तो उसमें एक नेशनल आता है, तो भाजपा क्या कहती आ रही है अभी कि हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं, ये फलानी पार्टियां राष्ट्रवादी नहीं है, तो बोल रहे हैं जी नेशनलिस्ट हम हैं, ऑपोजिशन बोल रहा है। डेवलपमेंटल उसमें आता है, तो नरेंद्र मोदी जी के अंडर में बीजेपी का पिछले 8-10 साल जी इसमें मजेदार बात ये हुई है कि बीजेपी कुछ एक नेता ने लिखना शुरू कर दिया है भारत। अब मुझे इस बात का बहुत डर है कि भारत बनाम इंडिया की लड़ाई होगी। उसका उनको बस एक फुल फॉर्म निकालना है, फिर मोदी जी को एक भाषण में उत्तर प्रदेश या कहीं कहना है कि इंडिया बनाम भारत है, ये गरीब बनाम एलीट है। तो ये सब मार्केटिंग पिचेस है, इनका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जब आप इलेक्शन लड़ने जाएंगे। वहां निटी ग्रिटी बहुत डिफरेंट होता है। मेरी पार्टी को कितनी सीटें देंगे आप बताएं? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कितनी सीटों पर राजी होगी? असली खेल वहां पे होगा। 2 दे दो और बाकी आप ले लो। प्रेम कुमार जी, ये जो इंडिया बना है अभी भी बहुत सारे लोगों को इस पर शक है या डाउट है अंदर कि आगे जाके मतभेद बहुत हो सकते हैं इसमें सीट के बंटवारे को लेकर के। मैं जानना चाहता हूं कि जो ये मार्केटिंग वाली जो एक्सरसाइज अभी हुई है, नाम वाम रख लिया इंडिया, बड़ा फैंसी सा नाम है, अंदर की कॉन्टूर्स क्या है इसमें? देखिए, मतभेद तो रहते हैं। हाँ। और विपक्ष में मतभेद नहीं हो तो विपक्ष कैसा है? नहीं, अब एक हो गए, अब नहीं होने चाहिए जी। मतभेदों के बावजूद इकट्ठा होना ये विशेष बात है। क्या अंदर खाने भी चर्चा हुई, इंडिया पर भी मतभेद की बातें आई कि नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स में से कोई भी आकर के किसी ने भी असंतोष जताया? अगर असंतोष जताया तो मतभेद हैं, और अगर नहीं जताया तो ये क्वालिटी वाला डिस्कशन है, मतभेद है जो होना चाहिए। तो ये एक तो ये बात हुई।
दूसरी बात ये है कि जब ये इंडिया बना, बैठक हुई, तो इस बैठक से पहले ही इस बैठक को के संभावित परिणामों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की बैठक बुलाई। इससे पहले तो 5 साल में नहीं बुलाई थी। इसके बाद उन्होंने संख्या की ताकत भी दिखाने की कोशिश की, इससे पहले तो कभी कोशिश नहीं की गई। तो इसका मतलब है कि इंडिया के संभावित प्रभाव से बीजेपी को डर लगा। डर क्या लगेगा? सत्ता जाने का ही डर लगेगा। जेल जाने का तो विपक्ष को लगता है, सत्ताधारी दल को सत्ता जाने का डर लगता है। तो ये डर लगा, तो यही पहली जीत हो जाती है अपोजिशन के इकट्ठा होने की। उसके बाद कई बातें होती हैं कि इकट्ठा हो जाने से क्या चुनावी नतीजे निकलेंगे, सीट शेयरिंग में डिफरेंसेस होंगे। तो ऐसा है कि हिंदुस्तान लंबे समय से गठबंधन की सियासत में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई गठबंधन बना है। तो ये 90 के दशक से बात शुरू हुआ तो गठबंधन की सियासत चल ही रही है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि फर्क क्या पड़ा पिछले में और अब में, क्या फर्क। अगर हम एनडीए में देखें तो एनडीए में 38 सदस्य हो गए। एनडीए का सबसे कम जो सदस्य संख्या थी 2004 में 13 थी, और आज एक्चुअली देखा जाए तो आज भी 13 ही है, क्योंकि 25 के पास तो एक भी सांसद नहीं है। तो आज भी उसी स्तर पर है 13। ये कोई पब्लिक मूवमेंट थोड़े है कि सारे एनजीओ को इकट्ठा कर लो, संगठन हो गया और आंदोलन के लिए चले, हम एक ताकत हैं। इलेक्शन में जा रहे भाई, आप जो गठबंधन बना रहे हैं उसमें नंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं और कितने हो सकते हैं, कितने बढ़ सकते हैं, ये इस हिसाब से गठबंधन का आकलन होगा। तो इस तरीके से एक कमजोरी ही दिखी है एनडीए की कि 38 में 25 के पास सांसद ही नहीं, जबरदस्ती संख्या दिखाई गई, जनता को दिख रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष में जिसकी कोई संभावना नहीं थी कि वो इकट्ठा हो सकते हैं, उसने इकट्ठा होकर के अपना दमखम दिखाया है। तो पहली परसेप्शन की लड़ाई इंडिया ने जीती है। अब आगे नेता कौन होता है, कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या होती है, मुद्दे क्या होते हैं, किस स्टेट्स में किस तरह की सीट शेयरिंग होती है। जैसे अभी चर्चा हो रही थी कि पाठक जी कह रहे थे कि कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले में हर जगह हार मिलती है और रीजनल पार्टीज कांग्रेस को टिकट देगी नहीं, सीट देगी नहीं, तो कांग्रेस की संख्या तो भाई फिर तो लड़ना ही नहीं चाहिए। 52 भी नहीं, वो 22 आ जाए, 11 आ जाए, तो कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। अरे कांग्रेस ने 2 इलेक्शन में पुअर परफॉर्मेंस दिया है, सब जगह हारी है। अब इसमें बीजेपी के मुकाबले हारी तो आगे भी हारती रहेगी। अरे बीजेपी से सरकारें छीनी है कांग्रेस ने। लोकसभा चुनाव में 2 बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार रिपीट हुई है, तो तीसरी बार भी रिपीट होगी, मान लिए। अगर हम मान लेते हैं तो फिर चर्चा ही खत्म हो जाती है। तो ये है कि ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, हम 224, त्रिवेदी जी सही कह रहे थे कि बीजेपी के पास 224 सीटें हैं, जहां के 50% से ज्यादा वोट आप दिखा भी रहे हैं सारे स्टेट्स में। तो ये जो 50% से ज्यादा वोट लेकर के सांसद जीते, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फिगर है कि 80 सीटें ऐसी हैं वाजपेयी जी, जहां पर कि बीजेपी और उनके बीजेपी के जीते हुए उम्मीदवार सांसद और हारे हुए प्रतिद्वंदी के बीच 5% या उससे कम का फासला है। 5% या उससे कम, और 5% वोट अगर इधर से उधर हो गया तो ये 80 सीटें निर्णायक हो जाएंगी। यही तो आशंका है, यही तो चिंता है बीजेपी की। नहीं तो क्या जरूरत है विपक्ष की एकता से डरने की। ये मोटे तौर पर जी। अच्छा, आंकड़ा आपने जो देखा, आंकड़ा मैं भी जोड़ देता हूँ। ये आंकड़ों का खेल बड़ा गजब है। 105 सीटें ऐसी हैं जहां पे बीजेपी 3 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से जीती है, और 164 सीटें ऐसी हैं जहां 2 लाख से ज्यादा मतों से जीती है वो। तो इतना बड़ा अंतर भी तो ध्यान दीजिए प्रेम कुमार जी। देखिए यहाँ पे असंभावना, प्रेम कुमार जी, असंभव तो कुछ भी नहीं है। वाजपेयी जी 5% का फर्क मैंने बताया 80 सीटों पर, चाहे वो जीत का अंतर जितना भी रहा हो, प्रतिद्वंदी उम्मीदवार से सिर्फ 5% या उससे कम का अंतर एक बड़ा फैक्टर होने वाला है। एग्रीड। देखिए असंभव तो कुछ भी नहीं होता, इसलिए हम लोग असंभव शब्द का तो बहुत कम इस्तेमाल करना भी चाहिए कि दुनिया में संभव कुछ नहीं। लेकिन क्या इतनी बड़ी वेव है क्या जिससे कि इतने बड़े वोट परसेंट में गिरावट है? ये एक डिबेटेबल इशू हो सकता है, इस पर आपका भी व्यू होगा, बाकी लोगों का। अभी तुरंत लौटता हूं इसमें, पहले राहुल वर्मा जी को भी शामिल करते हैं। राहुल वर्मा जी, ये जो गणित का खेल है, अब थोड़ा सा और डीप चलते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बातें करते हैं।
क्या बीजेपी के पास ये स्ट्रेंथ कमेंडेबल है कि वो बहुत बड़ी संख्या में सीटें इतनी मार्जिन से जीत के बैठे हुए हैं कि उनको इसका डर नहीं है बहुत ज़्यादा, और कोई ऐसा भी ग्राउंड पे वेव नहीं दिखता कि जिससे बहुत लोग नाराज हों कि एकदम से खेल पलट जाएगा, इसलिए उनका भरोसा दिखता है? आपका असेसमेंट क्या कहता है? नहीं, आई थिंक आप ऐसा माने कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव लड़ रही होती है वो कहती क्या है और सोचती क्या है, उसके बीच में अंतर होता है। हर पार्टी अपने आप को दिखाएगी कि हम बहुत मजबूत स्थिति में है, पर हर पार्टी हर इलेक्शन को बहुत सीरियसली लेती है। वो जानती है कि इंडिया में ज्यादातर प्रदेशों में इलेक्शंस फॉर गिवन नहीं है कि आप पिछली बार कहीं जीते थे तो अगली बार भी वहां बहुत आसानी से जीत जाएंगे। ये सारे जो हमारे पुराने आंकड़े यही बताते हैं कि इंडिया में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई है पूरे देश में। तो इसलिए भले बीजेपी अपने आप को, ये कोई भी पार्टी होगी, वो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाएगी कि हम बहुत आसानी से चुनाव जीत रहे हैं, पर कोई भी पार्टी किसी भी चुनाव को बहुत आसान से मान के नहीं चलती है। वो बहुत दमखम लगाते हैं चुनाव जीतने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी आपने देखा है पिछले 8-9 सालों में वो हर चुनाव में, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक देते हैं। इससे मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि बाकी पार्टियां ये नहीं करती हैं, ज्यादातर पार्टियां बहुत दमखम के साथ चुनाव लड़ती है। और उन्हें पता है, क्योंकि ये जो 5-8-9%, क्योंकि इलेक्शंस बहुत ही कॉम्पिटिटिव होते हैं, बहुत टाइट होते हैं, बहुत ढेर सारी सीटों पे चुनाव बहुत छोटे से अंतर से डिसाइड होता है, तो इतना वोट अगर इधर से उधर हो जाए तो इलेक्शंस बदल भी सकते हैं। और बदलने का ये मतलब नहीं कि वो अचानक से हार जाएंगे, पर आप जानते हैं 20-25-30 सीटों से चीजों में काफी फर्क आ जाता है कि कौन नेता बनेगा, आपको कितने गठबंधन के दल चाहिए होंगे, किस तरह से आप गठबंधन के लोगों के साथ डील करेंगे। तो ये तो एक फैक्टर है। तो ये बात मैं बिल्कुल पूरी तरह से मानता हूं कि इस बार जो ऑपोजिशन अलायंस बना रही है उसमें काफी संजीदगी दिख रही है, और भारतीय जनता पार्टी को ये अलायंस का कंपटीशन क्रेडिबल और सीरियसली लेना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि ये अलायंस बहुत आसानी से भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर देगी और हरा देगी, पर ये एक अच्छा कंपटीशन प्रस्तुत कर सकती है 2024 में, बशर्ते अभी आज और 2024 का जब चुनाव हो उसके बीच में उन्हें बहुत चीजें करनी होंगी। उन्हें ये सोचना होगा कि उनके पास नेता होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो वो कौन है, वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, उनके सीटों का बंटवारा कैसे होगा, ऐसे ढेर सारे सवाल हैं। पर वो अगर हर बार हर महीने मिलते रहे और इनमें से कुछ मुद्दों पे बात करते रहे तो धीरे धीरे कई चीजें सुलझ जाएंगी। दूसरा सवाल जो आपका था कि ऐसा ग्राउंड पे कोई बहुत नाराजगी नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ एडवांटेजेस हैं। उनके पास एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी है, उनके पास रिसोर्सेज है, उनके पास एक ऐसा नेतृत्व है प्रधानमंत्री मोदी के रूप में, जो एक वोट कैचर है, और पार्टी पूरे देश में काफी जगहों पे अच्छी तरह से लोकसभा में चुनाव जीतती है। तो एडवांटेजेस हैं, पर उनको ये भी पता है कि पिछले 5 सालों में कई राज्यों में चुनाव हारे हैं, और उनको ये भी पता है कि एक आर्थिक स्थिति देश में कई वर्गों में बहुत अच्छी नहीं है, गरीबी है और बेरोजगारी का मुद्दा है। तो इन सब मुद्दों में कई बार, और 10 साल सत्ता में रहे हैं, तो एक एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर होगा। तो इन सब सवालों से भारतीय जनता पार्टी, वो भले अपने भाषणों में कुछ कहे, पर अंदर खाने में उनकी इस चीज पे काफी गहरी रणनीति बनाने की कोशिश हो रही है। ओके, त्रिवेदी जी, क्या खलबली है क्या अंदर, रणनीति बना रहे हैं? नीरज जी, यदि हम देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी सत्तारूढ़ दल हो, ऐसा नहीं लगता मुझे कि इंडिया बना लिया है इसलिए वो घबरा नहीं गए। लेकिन हर आदमी अपनी तैयारी करता है, और जब आप चुनाव में जा रहे हो, युद्ध के मैदान में जा रहे हो, तो साजो सामान की तैयारी करनी होती है। और ये कहना कि नहीं इससे पहले तो कभी याद नहीं किया, तो भाई साहब, जिस दिन टेस्ट होता है, जिस दिन मैदान में लड़ाई होती है, जिस दिन कबड्डी करनी होती है, तभी तो सारे खिलाड़ियों को मैदान में लेकर आते हैं ना। अब चुनाव का मैदान आया है तो एनडीए ने अपना जो कुनबा है उसको दिखा दिया कि भाई आपके कुनबे में इतने लोग हैं इंडिया में, तो हमारे पास इससे ज्यादा लोग हैं। अब इस पर बहस हो सकती है कि वो कितने काम के हैं, कितने काम के नहीं है। और पूरी डेमोक्रेसी, पूरा हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है, वो आंकड़ों पर ही जुड़ा हुआ है। जिसके पास नंबर गेम ज्यादा है वही सरकार बनाएगा ना। आप 96 का प्रमोद महाजन का वो भाषण याद कीजिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी विश्वास मत का कर रहे थे, तो प्रमोद महाजन ने कहा
बहुत हल्ला हो रहा था लोकसभा के अंदर, तो प्रमोद महाजन ने कहा कि देखिए संसद जो है वो बेस्ट की बस नहीं है कि आपने खिड़की से रुमाल रख दिया तो सीट आपकी हो गई। यहाँ तो नंबर गेम होता है, तो नंबर गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नंबर गेम को बनाने के लिए मैथमेटिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री भी जरूरी है। केमिस्ट्री जो है वो आपके मैथमेटिक्स को इंप्रूव करती है। तो क्या इंडिया जो हमारा नया अपोजिशन का एक अलायंस बना है उसमें ये जो दल से दिल मिलने तक की जो दूरी है उसकी केमिस्ट्री अभी पूरी ठीक हो गई है? वो अभी नहीं हुई है। लेकिन मैं इसको हैरानी वाली बात भी नहीं मानता, क्योंकि अलग अलग विचारधारा वाले दल, अलग अलग प्रतिद्वंदी दल राज्यों में जो लड़ाई लड़ रहे थे वो एक दिन में ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और ये नेता तो फिर भी बैठ जाते हैं बेंगलोर में, पटना में, और अगली बार मुंबई में बैठ जाएंगे। कार्यकर्ताओं से पूछिए, उनके लिए और मुश्किल होता है कि वो किस तरह से इसमें सामंजस्य बनाएंगे कि कल पंचायत चुनाव में वेस्ट बंगाल में कांग्रेस जो है टीएमसी के खिलाफ लड़ रही थी, आज वो कार्यकर्ता उनके साथ कैसे बैठेगा। लेकिन होता है, ऐसा भी हो रहा है, ऐसा नहीं हुआ कि नहीं हुआ। गठबंधनों में हुआ है, 1977 में तो सब पॉलिटिकल पार्टी मर्ज कर गई जयप्रकाश नारायण के लिए, और 1979 को 77 को छोड़िए 1989 को याद कीजिए कि वीपी सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी उन सभाओं में जाने के लिए तैयार नहीं होते थे जिन मंच पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद की बात बताता हूं कि उसी दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और मैंने वाजपेयी जी से पूछा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में बहुमत मिलता है तो प्रधानमंत्री कौन होगा। तो वाजपेयी ने कहा कि इस बारात का दूल्हा वीपी सिंह है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, मतभेद होते हैं। एक चीज भी और समझाइए, आपने अच्छा उदाहरण दिया है, वो वाला एक दौर 89-90 वाला दौर, या 2012-13 के दौर, 2004 के आसपास का, जी, जब नैरेटिव पब्लिक में बन, यानी एक गठबंधन वो होता जो पब्लिक की वजह से हम बना रहे हैं, और एक गठबंधन ये है कि नेताजी परेशान इसलिए गठबंधन बन रहा है। जब मैं ये बहुत लोडेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस पर कोई मेरे ऊपर आरोप भी लगा सकता है कि क्या जनता की मांग है, क्या इंडिया बना है। सही, बहुत सही। ये तो 20 नेता हैं, 20 पार्टियां जो परेशान है, केसेस चल रहे हैं उनके खिलाफ, तो उन्होंने एक संगठन बना लिया कि अब मिलकर बीजेपी को हराना है वरना अपने खिलाफ केस चलेंगे। जनता की तरफ से क्या, लेकिन आप 89 याद कीजिए, आप 12-13 याद कीजिए, वहां पब्लिक की डिमांड पे वो गठबंधन लेते। क्या इस समय ऐसी परिस्थिति दिख रही है आपको? जी नहीं, ये इस नतीजों पर असर डालेगी। जो आपका सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और वो नतीजों पर असर डालेगी। लेकिन जनता अभी तक ये सवाल पूछ रही थी ना, नीरज जी सवाल पूछ रहे थे ना, भाई क्या आप अकेले लड़ लोगे नरेंद्र मोदी से? तो आज वो सब लोग इकट्ठा हुए हैं। जनता में भी बहुत सारे लोग थे कि भाई हम नाराज हैं इस सरकार से, लेकिन किसको वोट दें। वो जो महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या आज मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ देश भर में इतनी नाराजगी हो गई है कि वो इस पूरे सिस्टम को बदल दे। ये फिलहाल आज की तारीख में 19 जुलाई को नहीं लगता है, लेकिन ये तैयारियां मिलाकर ये सारे दल एक साथ होंगे तो कुछ ना कुछ तो बात बनेगी, कुछ बढ़ सकता है, कुछ आगे बढ़ सकते हैं और लोगों को जाकर ये कह सकते हैं मुंबई की बैठक के बाद कि देखो भाई ये अब हमारा कन्वीनर हो गया, ये 11 सदस्यीय कमेटी हो गई, ये एजेंडा हो गया और अब हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन मैं महत्वपूर्ण बात फिर से यही कर रहा हूं कि जनता में आज की तारीख में वो नाराजगी नहीं है। और ये करना बार बार कि नहीं 39 दल हैं, इसमें से एमपीज नहीं है, तो 24 पार्टियां हैं जिनके पास 0 एमपी हैं। ऐसी 7 पार्टियां हैं इसमें जिन्होंने पिछली बार 2019 में इलेक्शन ही नहीं लड़ा था। और इलेक्शन कमीशन के हिसाब से देखें तो 60 के करीबन रजिस्टर्ड पार्टियां, ये टोटल 65 पार्टियां हो गई हैं। तो मतलब कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो अभी तो रजिस्टर्ड भी नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी नहीं है। लेकिन परसेप्शन बनाने के लिए देखिए बारात आने वाली हो तो घर को थोड़ा सा ठीक ठाक करना चाहिए, थोड़ी सी फुलझड़ियां आगे वाली घर के बाहर भी लगा देते हैं, है ना। तो इसलिए ये जो लड़ाई है वो अभी परसेप्शन की चल रही है। और मैं कह रहा हूं महत्वपूर्ण इशू वही है, फिर से बात कर रहा हूं कि सिविलाइजेशनल वर्सेस कल्चरल। अरे ये क्लियर करिए, ये आप पर ये क्या है? ये इलेक्शन, ये पहले दोनों शब्दों का बहुत संक्षेप में क्लियर करिए, ये क्या है सिविलाइजेशन वर्सेस कल्चरल? ये महत्वपूर्ण सर आप ज्ञानी हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, जो भारतीय जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म है, जो उनकी वंदे भारत चल रही है, वो कल्चरल एजेंडा पर चल रही है, वो हिंदुत्व के मुद्दे पर है, वो राष्ट्र, उसका कहीं पर नाम राष्ट्रवाद होता है, कहीं पर हिंदुत्व होता है, तो पूरा देश उस पर चल रहा है। अपोजिशन जो है आज, मैं उनकी गलत सही पर नहीं कर रहा क्योंकि मैं उनको सलाह नहीं दे सकता, लेकिन वो कन्वेंशनल इलेक्शन स्ट्रेटेजी पर चल रहे हैं कि महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, ये सब है। अब महंगाई तो टमाटर आज भाई साहब 250 रुपए किलो मिल रहे हैं मुंबई में, दिल्ली में 200 रुपए किलो मिल रहे हैं, लेकिन 4 महीने बाद तो वो जब सर्दी आएगी तो 20 रुपए किलो हो जाएंगे। तो क्या महंगाई का इशू रहेगा?
और अभी रिपोर्ट देखिए, इंटरनेशनल रिपोर्ट की देश में 15 करोड़ गरीब घट गए। क्या इसको आप किस तरह से लेंगे? तो और क्या जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है जिसने 50% से ज्यादा वोट दिए 224 सीटों पर, जो 241 सीटें हैं 303 में से, जिन पर 1 लाख से ज्यादा का वोट मार्जिन है, ये बदल सकता है, कोई आसान नहीं, मुश्किल काम नहीं है। लेकिन क्या ऐसा माहौल बन गया कि नहीं, तय कर लिया कि इस सरकार को हटाना? अगर ये माहौल बन जाए कि इस सरकार को हटाना है तो आप 1 लाख से जीते हैं, 2 लाख से जीते हैं, 3 लाख से जीते हैं, आप हार सकते हैं। अगर ऐसा माहौल नहीं है तो ये जो विनिंग मार्जिन जो है महत्वपूर्ण होता है। 6 लाख से जीतने वाली 4 सीटें हैं, 5 लाख से जीतने वाली 15 सीटें हैं, 4 लाख से जीतने वाली 44 सीटें हैं, टोटल 241 सीटें जिन पर 1 लाख से ज्यादा का मार्जिन है। और ये कहना कि हिमाचल में हार गए हैं भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या वोट परसेंटेज कम हुआ हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी का? कर्नाटक में हार गए, क्या कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का वोट कम हुआ विधानसभा चुनावों में भी? बल्कि यदि आप देखें दक्षिण कर्नाटका, जिसे वोका लिग्गा का गढ़ माना जाता है, वहां भारतीय जनता पार्टी ने एंट्री कर ली जी। कल्याण कर्नाटका में या जो हमारा कोस्टल कर्नाटका है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से हिंदुत्व के मुद्दे को गढ़ लिया। और एक और छोटी सी बात कि पॉलिटिकल पैराडाइम बदल दिया भाई साहब भारतीय जनता पार्टी ने, कि अब कमलनाथ जी भी बजरंग बली करते हैं और क्या नाम है हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है वो भी राम वनगमन यात्रा को बड़े जोर जोर से कर रहे हैं। ये वाला मतलब था पॉलिटिकल पैराडाइम जो बदल गया है, कल्चरल और सिविलाइजेशन का मतलब ये था। देखो केजरीवाल को सर आप देखिए ना कि एनडीए को तो छोड़ दीजिए, इंडिया में भी जो देश की 2 बड़ी मुस्लिम डोमिनेटिंग पार्टीज हैं, ओवैसी साहब की और बदरुद्दीन साहब की, असम वाली, वो शामिल नहीं है इसमें। और इंडिया को, ये इंडिया कैसा इंडिया है? नहीं अरे वो तो छोड़िए सर, 2 सीएम नहीं शामिल है। मुझे आप भारतीय जनता पार्टी को गाली देते रही, 2-3 सीएम नहीं शामिल हैं। तो वही बात है, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा के सीएम को तो पता नहीं किस साइड में। और छोटी छोटी पार्टियों का फायदा मैं बता देता हूं आपको। एक छोटी सी बात कहता हूं 1 मिनट में, कि जैसे हम कह रहे हैं कि इनके पास एमपीज नहीं है, एमएलएज नहीं है। 2019 का इलेक्शन के उत्तर प्रदेश की 2 सीटें बताता हूं। मछली शहर है 1 सीट और एक है बलिया। मछली शहर में भारतीय जनता पार्टी केवल 181 वोटों से जीती, बड़ी मुश्किल से। वहां पर जो राजभर साहब है उनके सुहेल देव पार्टी को 11,000 वोट मिले थे। और बलिया में भारतीय जनता पार्टी 15,000 वोटों से जीती, वहां पर सुहेल देव को 45,000 वोट मिले। तो अगर ये वोट यहाँ आ जाते हैं तो मछली शहर और बलिया की थोड़ी सी आराम हो जाएगा ना। निषाद पार्टी को 1% वोट मिला हुआ है, वो 1% वोट कहीं कहीं काम आ रहा है ना। बिल्कुल। और ये इसमें भी किया गया है, इंडिया में भी ऐसे ही किया गया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो छोटी छोटी पार्टियां भी आपकी मदद करती हैं जहां पर जरूरत होती है। जब समुद्र सेतु बनाना होता है ना, तो गिलहरी को मत भूला कीजिए। प्रेम कुमार जी, ये जो चर्चा हो रही है इसको इस नेक्स्ट लेवल पे मेरा ये सवाल है आपसे कि इंडिया का ऑफर क्या है? मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि वो जनता के बीच में क्या लेके जा रहे हैं। क्या सिर्फ ये कि मोदी जी को हरा दो, या कुछ और उनके पास ऑफर है जिस पे बातचीत होगी, जनता से कनेक्ट बनेगा? जी नीरज जी, मुझे लगता है जब पटना में विपक्ष की बैठक हो रही थी, तब यही था कि इकट्ठा हो। जब बेंगलुरु में बैठक हुई तो इंडिया आया, और इंडिया में जो उसके एब्रिविएशंस हैं वो पैकेजिंग एक तरह से नीतिगत है कि नेशनल है, डेवलपमेंटल है, इंक्लूसिव है। तो और अब जब आगे जब बैठक होगी तो वो बातें और खुलकर आएंगी कि इसका स्वरूप क्या होगा। कि निश्चित रूप से अब तक अगर ऑफर खुल करके सामने नहीं आया, वैचारिक रूप से ही ऑफर आया है, लेकिन तो ये भी सामने नहीं आया है कि हम सिर्फ और सिर्फ किसी को हटाने के लिए ही इकट्ठा हुए। बोला बार बार यही जा रहा है कि ये इंडिया जो है, आइडिया ऑफ इंडिया जो है, इसमें डेमोक्रेसी को बचाने की जरूरत है। इसमें अमीर और गरीब की खाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, जनता का जीना दुश्वार हो गया है। इसलिए अभी इकट्ठा नहीं हुए तो संवैधानिक संस्थान जो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो भी खत्म हो जाएगा। इन सब की सोच के साथ में विपक्षी दल इकट्ठा हुए हैं और कार्यक्रम की घोषणा होने वाली है। तो क्या ऑफर है वो हमें लगता है कि अगली बैठक आते आते वो ऑफर भी सामने आ जाएगा
कि प्रैक्टिकली क्या ऑफर है, कि कौन सा, जैसे चुनाव में होता है कि हम ये देंगे, रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, कि क्या देंगे, वो सामने आएगा। तो ये चीजें तो अभी न एनडीए की तरफ से सामने आई हैं। चुनावी संदर्भ में सत्ताधारी दल तो अपनी घोषणाएं करती हैं, लेकिन चुनाव में चुनावी घोषणा के रूप में तो न तो एनडीए से सामने आया है, न इंडिया से सामने आया। सैद्धांतिक रूप में दोनों सामने आए हैं। भाई एनडीए को भी रीडिफाइन किया गया है और इंडिया को तो पुनर्गठित ही किया गया है। यूपीए अगर बड़ा हुआ है तो एक पुनर्गठन हुआ है। अच्छा प्रेम कुमार जी, एक चीज बताइए, इसमें डेमोक्रेसी का तो नाम डाला ही नहीं गया इसमें। इंडिया में इतनी बात इनमें बोला जाता है कि डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, वो शब्द क्यों गायब कर दिया गया? डी इंडिया कर दो। आपको क्या लगता है नीरज जी? अरे अब मुझे लगने से क्या होता है, जनता को लगना है। मैं तो जैसे इंडिया में तो वो जो डेवलपमेंटल है, ठीक है डेवलपमेंटल होना चाहिए, तो एक इस विषय पर लगाते कहीं पे। अभी आपने भी कहा डेमोक्रेसी बचाना है, तो वो शब्द इसमें आना चाहिए ना। फिर डेमोक्रेसी गायब है इसमें से। देखिए, इस विषय पर चर्चा हुई मीटिंग में, हाँ। सबको पता है। और डेमोक्रेसी बचाना है बोल करके इसमें इस पर कोई एब्रिविएशन में नाम आए। डेमोक्रेसी तो इंडिया में है ही। अब मान इसको बचाना है, जो खत्म करने की कोशिश हो रही है, तो इसके लिए अलग से कोई मूवमेंट नहीं है ना कि उसका नाम दिया जाए। बहरहाल इसकी चर्चा हुई, लेकिन डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस किया गया और उस पर ब्रेक लेना है। एक बहुत ही छोटा सवाल, ये जो नाम है, इसका आइडिया किसने दिया था? कांग्रेस ने दिया था, ये सबने मिलकर वहां पे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग की, उसके बाद ये नाम सोचा कि नाम बहुत अट्रैक्टिव है ये? देखिए, अगर सबने मिलकर सोचा होता तो मतभेद सामने नहीं आते। भाई तुरंत नाम की चर्चा होते ही उस पर तुरंत काउंटर भी आया, फिर चर्चा हुई, फिर सहमति हुई। राहुल गांधी ने स्पीच दिए, इंडिया को समझाया और लोगों को सहमत कर लिया। कांग्रेस का ये तो नहीं, ममता बनर्जी ने इनको पेश किया आइडिया के बारे में। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने मिलकर के इसको फ्लोट किया। अब इसमें से दोनों में से किनका पहला है, अब ये उन दोनों से ही पूछा जाए। नहीं ठीक है। नहीं, मैं तो इसलिए मेरी दिलचस्पी थी कि डेमोक्रेसी पे इतनी डिबेट हो रही थी, मैंने कहा शायद वो शब्द इसमें आया, लेकिन खैर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। छोटा सा एक ब्रेक के बाद फिर राहुल जी और विकास जी के पास आते, ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई जो डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन खराब हो रहे हैं, देश बिल्कुल बर्बाद हो रहा है, ये नैरेटिव्स जनता के बीच में है, या सिर्फ हम लोग यहाँ टीवी में बैठ के डिबेट करते हैं? ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आपका। चर्चा हो रही है आज इंडिया वर्सेस एनडीए की। इंडिया एक नया फॉर्मेशन है जो विपक्ष ने बनाया है एनडीए को चैलेंज करने के लिए, और 2024 के चुनाव का ऐलान एक तरीके से हो गया, जंग का ऐलान। अपने अपने तीर तर्कस और सब में धार लगाई जा रही है। विकास पाठक जी, जो अब तक पिछले साल, 2 साल, 3 साल में नैरेटिव्स बनाए गए कि इंस्टीट्यूशंस खराब कर दिए गए, कब्जा कर लिया गया, डेमोक्रेसी की हत्या हो गई है, देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये सब क्योंकि इसके सिवा कोई बात नहीं हो रही थी, क्या ये इश्यूज ग्राउंड पे हैं? क्योंकि देखिए अब बात वहाँ पहुँचेगी कि वोट कैसे मिलेगा, तो क्या जनता के बीच में ये करेंसी है क्या? देखिए, जनता के बीच में अभी तो नहीं दिखाई दे रही है। पोलराइजेशन जरूर है ग्राउंड में, तो एक सेक्शन जो छोटा हो सकता है उसमें होगा, लेकिन एक जो मासेस में है मुझे नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि मुझे अभी ऐसे ज्यादा लोग नहीं लग रहे हैं जो भाजपा के समर्थक 5 साल पहले तो थे लेकिन अब नहीं है। और ये इसलिए भी नहीं होता कि जब हम बात कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स कर गए। इंस्टीट्यूशंस हमेशा किसी डेमोक्रेसी में और इंडियन डेमोक्रेसी में भी कभी भी इतने पुख्ता नहीं थे कि इंस्टीट्यूशन अबव लाई करता था एक सत्ताधारी दल से जिसके पास पूर्ण बहुमत हो। इसके मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग जनता में इसको जानते भी हैं, किसी ने सुना है। ऐसे कैसे हुआ कि इंस्टीट्यूशंस जब बहुत स्ट्रांग थे नेहरू जी के जमाने में, तो और नेहरू जी का मैं बहुत सम्मान भी करता हूं, लेकिन ऐसे क्यों हुआ कि दुनिया की पहली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट केरला की बर्खास्त कर दी गई। और अगर आप जानना चाहें कि बर्खास्त क्यों की गई, क्योंकि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में फीस को रेगुलेट कर रही, बर्खास्त हो गई, है ना। उसके अलावा अगर आप देखें, इंदिरा जी के टाइम पे भी हुआ कि जजेस के अपॉइंटमेंट में सीनियोरिटी के प्रिंसिपल को क्वेश्चन किया गया। आप ये देखिए, सबसे ज्यादा लेजिस्लेटिवली पार्लियामेंट जब एक्टिव था वो जमाना था जिसमें पूरा विपक्ष जेल के अंदर बैठा था।
तो हम जब इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, राजीव जी के जमाने में देख लीजिए, शाह बानो का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ओवरटर्न हो गया। तो जब जनता ये सब जानती है तो फिर आप जनता को ये बताएंगे कि इंस्टीट्यूशन बहुत पुख्ता थे, अब अचानक खराब हो गए हैं, तो ये आइडिया सेल करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। तो इसलिए क्या है कि सवाल ये आता है कि क्या इंस्टीट्यूशन कोलैप्स हुआ है, या इंस्टीट्यूशन में जो लोग बैठे हुए थे और दशकों से बैठे हुए थे वो अब नहीं बैठ रहे हैं और शायद कुछ नए लोग बैठ रहे हैं। तो ये जो है, ये जो फाइट है, टर्फ वॉर है, ये टर्फ वॉर दो तरह के राजनीतिक विचारों और दो तरह के राजनीतिक पार्टियों के बीच में है। ये आपके आपस के बीच की लड़ाई है कि कौन से इंस्टीट्यूशन में कौन बैठेगा। पहले इतिहास कौन लिखते थे, अब कौन लिख रहे हैं। पहले प्लानिंग कमीशन होता था, अब नीति आयोग है। लेकिन इससे आम जनता को, जो कि जिसकी हालत ये है कि अगर वो पुलिस स्टेशन जाता है, ये गरीब आदमी, तो उसको ये भी पता नहीं होता कि मेरी कंप्लेंट पे एफआईआर रजिस्टर होगी या मुझे ही थप्पड़ पड़ जाएगा। उसको हम किस बेसिस पे इंस्टीट्यूशन की दुहाई दे रहे हैं? उसको कब इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन था पूरा? तो ये आर्ग्यूमेंट, इस देश में इतने गरीब लोग हैं, इतने सारे लोग हैं जिनका इंस्टीट्यूशन के लिए कोई एक्सेस ही नहीं जी, जो किसी एमएलए को नहीं जानते ढंग से, किसी एमपी को नहीं जानते, कलेक्टर के ऑफिस में घुस नहीं सकते, कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब जा रहे होंगे तो साइड में खड़े नहीं हो सकते, और पुलिस थाने में जाएंगे या पुलिस बैरिकेड में पकड़े जाएंगे तो उल्टा उनको डर लगेगा। तो ये इंस्टीट्यूशन किसके लिए था? एक एलीट के लिए था। तो आप एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में इंस्टीट्यूशन कोलैप्स हो गया, ये आइडिया कैसे बेच लेंगे? मेरा ये सवाल है। इंटरेस्टिंग है। जैसे एक बार जब पिगासस वाला मामला बहुत तगड़े से उठा था तो बहुत सारे लोगों से हम लोग ऐसे ही पूछते थे, भाई इतना बड़ा मुद्दा हो गया है, सरकार ने जासूसी कराई सबकी, तो बहुत सारे लोग ये कहते थे उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, मान लो विजय त्रिवेदी जी की जासूसी हो रही है तो इससे नीरज वाजपेयी की लाइफ में क्या असर पड़ रहा है। तो कई बार ऐसे इश्यूज देखने में बहुत बड़े लगते हैं लेकिन शायद ग्राउंड पर नहीं जाते। राहुल वर्मा जी, सेलेबल आइटम क्या है, क्या लेके जाएंगे आप जनता के बीच में जो बिक जाएगा हाथों हाथ? ना, ये तो सारी पार्टियों को तय करना होगा। देखिए, जब आप शायद मेरी बात से सहमत ना हो, जनता के कोई मुद्दे नहीं होते हैं। ये पार्टियां और लीडर्स तय करती है किसी इलेक्शन के मुद्दे क्या बनेंगे। अगर आप कभी भी ग्राउंड पे जाएंगे, चाहे आप 1950 में होते, 60 में होते, राज होंगे, जनता सिर्फ कुछ ही शब्दों का प्रयोग करती है चुनाव के दौरान बात करने के लिए। वो हमेशा बात करेगी कि यहाँ विकास चाहिए, यहाँ नौकरी नहीं है, यहाँ महंगाई है, यहाँ भ्रष्टाचार है। वो यही 4, 5, 6 शब्द हमेशा होते हैं, और कहीं कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर एक शब्द हो जाता है। पर कभी ना इलेक्शंस इन्हीं मुद्दों पे ना लड़ा जाता है, ना इन्हीं मुद्दों पर जीता जाता है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता रहता है उसमें कुछ मुद्दे भारी हो जाते हैं और कुछ मुद्दे गौण हो जाते हैं, और ये सारा चीज तय होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स क्या कर रहे हैं। उसमें मीडिया किन मुद्दों को आगे ला रही है, मुद्दों को पीछे कर रही है, क्योंकि आप एक मैसेंजर की भूमिका निभाते हैं। तो जनता आपको कोई भी, पर इसका ये मतलब नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा सिर्फ जिनको आप ब्रेड एंड बटर इश्यूज कहेंगे वही बात करेंगे, फिर तो उनके एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा अपने आइडियोलॉजिकल स्टैंड को आगे करेंगी, और ये जिनको आप कह रहे हैं बड़े बड़े मुद्दे जिन्हें जनता से कोई मतलब नहीं होता, पॉलिटिशियन का ये काम है कि जो ये बड़े बड़े मुद्दे हैं उनके लिए ऐसी लैंग्वेज तैयार करे जो जनता को समझ में आए। वरना आप फिर इमरजेंसी के चुनाव में क्या कहते? 1977 का जब चुनाव लड़ा जा रहा था, जिसमें जनता पार्टी बनी थी, उसने भी तो डेमोक्रेसी के बारे में बात करी थी ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी डेमोक्रेसी है या नहीं है, पर कई बार ऐसे मौके आएंगे जिसमें आपको लार्जर इश्यूज को उठाना होगा, और उन मुद्दों को किस तरह से जनता समझती है उस भाषा का गढ़ना होगा। अगर आप वो भाषा नहीं गढ़ पाएंगे और मैं और आप जैसे टीवी स्टूडियो में और दिल्ली में जैसे बात करते हैं, अगर आप उस भाषा में बात करेंगे तो जाहिर सी बात है वो करेंसी नहीं बनेगी। पर कैसे किया जाए ये नेता और पार्टियों का काम है। जी राहुल, एक चीज, जैसे हम लोग बिजनेस में ना दो अप्रोच लेके चलते हैं, एक बॉटम अप अप्रोच होता है, एक टॉप डाउन होता है। एक तरीका ये हो सकता है क्या कि आप देखें कि जनता के बीच में उनकी व्यूज क्या है, उनकी सोच क्या है, वो किस चीज़ की नीड रखते हैं, और उसको आप एक एजेंडा बना दें। एक ये होता है कि नहीं, हमने ये तय किया है और इसको मैं एजेंडा बनाऊंगा। बहुत सारे दलों में प्रयोग किए गए हैं कि पहले उन्होंने एक सर्वे किया कि यहाँ इस इलाके की समस्या क्या है, उसको मैं अपना एजेंडा बनाऊंगा,
रादर कि मैं एक एजेंडा बताता हूं कि नहीं, बुंदेलखंड के लिए ये एजेंडा जरूरी है? क्या अप्रोच क्या चल रहा है? मैंने इसीलिए शुरुआत ही करी थी कि आप लोग मुझसे सहमत नहीं हो। नहीं सहमत मैं जानता हूँ कि बॉटम्स अप अप्रोच ना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप जनता से नीचे जाके आवाज सुन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा सुनने में लगता है और इसीलिए हम इस पे बहुत बात करते हैं। देखिए, क्योंकि होता क्या है, आप किसी भी स्टेट में अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कॉन्स्टिट्यूएंसी जाएंगे तो हर जगह कुछ सेम चीजें होंगी, और ये जो सेम चीजें यही होंगी, विकास, रोड बना दीजिए, हमें नौकरी दिला दीजिए, महंगाई बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है, तो ये तो सेम चीजें होती हैं। और फिर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की थोड़ी थोड़ी अलग रिक्वायरमेंट होगी। अब अगर आप प्रदेश या देश के स्तर पे जब कैंपेन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, तो आप तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलग अलग मांगों की पूर्ति तो नहीं कर सकते कैंपेन प्लेटफॉर्म का। ये तो मतलब फिर किताब बन जाएगी। मैनिफेस्टो तो 10-15 पन्ने का होता है और आपको उसे सरल भाषा में समझाना होता है। तो बॉटम अप्रोच, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बॉटम, लेकिन जनता की आवाज नहीं सुनी जाती है, उनकी जो जरूरतें हैं उसको पूरी करने की नेता कोशिश नहीं करते हैं। पर आप लोग पॉलिटिक्स में इसलिए होते हैं कि ऑफ कोर्स एक कारण होता है कि पावर आनी चाहिए, पावर के साथ कुछ मटेरियल बेनिफिट्स आते हैं, सत्ता आती है, और दूसरा कारण होता है कि आपके कुछ विजन्स होते हैं सोसाइटी को लेकर, आप उस विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए पॉलिटिक्स में होते हैं। वो अच्छा विजन है, बुरा विजन है, वो अलग चीज है, पर लोगों के कुछ बड़े वो उसके लिए राजनीति में पार्टी वर्कर बनते हैं, वहां से फिर चुनाव लड़ने का कुछ ही को मौका मिलता है और उससे कम लोग जीतते हैं और उससे कम लोग सत्ता तक पहुंचते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जनता के मुद्दे इंपॉर्टेंट होते हैं, पर वो कैंपेन प्लेटफॉर्म्स नहीं तय करते हैं। ओके, जैसे छत्तीसगढ़ में एक बार क्या मतलब होते हैं, जो पिछला चुनाव था उसमें किसानों की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त मांग आई थी कि कर्ज माफ़ी होना चाहिए। बीजेपी ने शायद रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन खैर तय नहीं हो पाया। फाइनली 6,000 करोड़ रुपए खर्च होने थे उसमें। वैसे ही खैर एनीवे अभी ये दूसरी तरफ डिबेट चली जाएगी। प्रेम कुमार जी, मोदी जी ने एक बात और कही है कि ये जो इंडिया है ये परिवारवादियों और भ्रष्टाचारियों का क्लब है। ना तो मोदी जी आज थोड़े बोल रहे हैं, हमेशा से बोल रहे हैं नीरज जी। कौन सी नई बात है? ये परिवारवाद हिंदुस्तान की राजनीति में रग रग में है। हाँ। लेकिन कोई परिवारवाद जिसको बोलते हैं वो अगर भारतीय जनता पार्टी में चला है तो उनको नहीं दिखता है, उनके भीतर में जो परिवारवाद है वो नहीं दिखता है, लेकिन उनको विपक्ष का परिवारवाद दिखता है। परिवारवाद हिंदुस्तान की सियासत की सच्चाई है, इससे कौन इनकार कर सकता है? विपक्ष में भी है, सत्ता पक्ष में भी है। अब मोदी जी इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, बना पाते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जी त्रिवेदी जी, परिवारवाद क्या है ये? मतलब किसको माना जाए? राजनाथ सिंह जी के बेटे अमित जी विधायक हैं, ये परिवारवाद है? या मुलायम सिंह जी के बेटे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये परिवार क्या है? क्या मेरे को समझाइए आज, परिवारवाद क्या होता है? देखिए, एक तो ये है बड़ी बात कि आप कैसे मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो उस इश्यू को एड्रेस करता है। भारतीय जनता पार्टी के नाम प्रेम कुमार जी ने लिए, आप ज्यादा जानते हैं। 50 नाम होंगे जिनके नेताओं के बच्चे आज सरकारों में या पार्टियों में हैं। लेकिन परिवारवाद का असली मतलब जो आज की तारीख में दिखाई देता है वो ये है कि उन पार्टियों में वंश की तरफ से, डिनेस्टी की तरफ से पार्टियों पर कब्जा हो। जैसे हमारी रीजनल पार्टीज हैं, अकेली पार्टी का नाम ना लें, मुलायम सिंह जी की पार्टी है या टीएमसी है या उड़ीसा में बीजेडी है या अकाली दल की पार्टी है या तमाम तरह की जो रीजनल पार्टीज हैं, उनमें ज्यादातर जगहों पर पार्टी का कब्जा बना हुआ है डायनेस्टी के लेवल पर। अखिलेश यादव ही अध्यक्ष बनेंगे, आजम खान तो नहीं बन सकते, ठीक है? तो उड़ीसा में बीजू पटनायक के बाद नवीन पटनायक ही बनेंगे, अकाली दल में प्रकाश सिंह बादल के बाद सुखविंदर ही बनेंगे। ये परिवारवाद है। लेकिन हर पार्टी, क्योंकि एक परिवार के बाद पार्टी जब पॉलिटिक्स में आती है, लेकिन ये नहीं हुआ ना कि भारतीय जनता पार्टी में 10 अध्यक्ष बने, वो उनके बेटे जो हैं वो आज अध्यक्ष बन गए, वो नहीं है। लेकिन उस परिवारवाद से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बड़ी बुराई के तौर पर यह है कि उससे एक मैसेज जाता है। भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज देती है कि वहां पर कार्यकर्ता भी अध्यक्ष बन सकता है। ये मैसेज अखिलेश की पार्टी में नहीं जाता, ये मैसेज अकाली दल की पार्टी में नहीं जाता, ये मैसेज और दूसरी पार्टियों में नहीं जाता। कांग्रेस को मैं डायनेस्टी को पार्शियल तरीके से मानता हूं, और अब तो खासतौर से जब खड़गे साहब आ गए हैं तो उन्होंने उस बात को तोड़ दिया। और वैसे भी उससे पहले भी 75 साल में बहुत सारे नॉन गांधी जो है लीडर्स कांग्रेस के अध्यक्ष बने।
तो इसलिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये एक मैसेज कम्युनिकेट किया कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा और दूसरी पार्टी जो है वो परिवारवाद के साथ चल रही हैं, वो परिवारवादी वाली पार्टियां। तो आप मैसेज कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं? जो आपने बात की ना कि टॉप डाउन है या बॉटम अप है, पॉलिटिकल पार्टीज का या लीडर्स का मकसद ये होता है कि वो मैसेज कैसे कम्युनिकेट करती है। और इसमें मैसेज में इशू बहुत कॉम्प्लिकेट है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जैसे 77 की बात की ना, आप डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, वही बड़ा इशू हो क्या था। आज की तारीख में चर्चा करते हैं हम कहेंगे भी कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। 71 में बांग्लादेश का जो जीतने का मुद्दा है वो भी चुनाव का मुद्दा हो जाता है। 99 में कारगिल चुनाव जीतते हैं, वो भी एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। 1989 में करप्शन बड़ा इशू हो जाता है। 2012 में करप्शन भी होता है और एस्पिरेशनल इंडिया भी होता है कि अच्छे दिन लाएंगे। ठीक है, तो आप किस तरह से बना रहे हैं? 1991 में अलग तरीके से लड़ा जा रहा है, उदारीकरण को हुआ, फिर राम जन्मभूमि जो है अपने आप में एक बड़ा इशू हो गया। तुष्टीकरण की बात हम लगातार करते रहे, तुष्टीकरण का एक बड़ा इशू हम हर चुनाव में मनाते हैं। जी, स्थिति क्या है? क्या मुसलमानों की स्थिति ठीक हो गई? अगर तुष्टीकरण होता तो हिंदुस्तान के मुसलमान बेहतर स्थिति में होते ना, लेकिन नहीं है। लेकिन आपने ये मैसेज कम्युनिकेट कर दिया, तो इसलिए आप कैसे मैसेज कर रहे हैं? और अभी भी जो बात हो रही है परिवारवाद की या और तमाम तरीके की, तो अभी इंडिया जो यानी अपोजिशन का जो अलायंस है वो क्या मैसेज लेकर आता है? मैं ये नहीं कह रहा कि आज खत्म हो गई बात, अब कल क्यों नहीं बताया था बैंगलोर में, हो सकता है मुंबई की बैठक में बताएं, हो सकता है उसके बाद लखनऊ की बैठक में बताएं क्योंकि चुनाव है। लेकिन उन्हें एक, आज हिंदुस्तान क्या है, एक एस्पिरेशनल इंडिया है, उसको एस्पिरेशन चाहिए। आप अच्छे दिन लाए कि नहीं लाए, लेकिन मुझे एक ताकत मिली कि हाँ अच्छे दिन आएंगे, समझे? तो ये अच्छे दिन आएंगे, क्या इंडिया का जो एक आइडिया ऑफ इंडिया है वो क्या लेकर आ रहा है, क्या वो तस्वीर मेरी बदलना चाहता है? इसका एक छोटा सा उदाहरण बिजनेस के तौर पे देता हूँ कि 80s में जब मारुति आई तो वो सबसे सस्ती गाड़ी, हिंदुस्तान की सबसे पॉपुलर गाड़ी हो गई, क्योंकि उस समय हमारे लिए कार रखना एक मिडिल क्लास के लिए बड़ा मुद्दा था। लेकिन जब 2000 के बाद 2010 के बाद नैनो आई टाटा की, तो वो फेल हो गई 1 लाख की गाड़ी, क्योंकि आज 1 लाख की गाड़ी खरीदना हमारे लिए प्राइड का विषय नहीं है, हम उसे गरीबी का विषय मानते हैं, इसलिए 1 लाख की गाड़ी फेल हो गई। तो हर समय एक ही इशू को कैसे आप ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं? तो पॉलिटिकल पैराडाइम बदल गया। 90s में हम बिना मुसलमानों के नहीं चलते थे, आज मुसलमानों को अछूत बना दिया। जी, एक लाइन में इस समय का सबसे बड़ा इशू क्या है जो चलेगा इस समय? मोदी का क्या जवाब इंडिया के पास है वो चल सकता है। महंगाई, बेरोजगारी, ये सब एडिशनल फैक्टर्स हैं। ये थाली में दाल चावल और ये सब है, लेकिन एक ऐसा इशू चाहिए जो मोदी के खिलाफ आपको जवाब दे सके कि हाँ ये मोदी को हटाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये जब तक आप कन्विंस नहीं करेंगे तब तक इस इलेक्शन की लड़ाई बहुत मुश्किल जैसी नहीं होने वाली है, ये वन साइडेड जैसी है। इंडिया को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि मुझे मोदी को हटाना क्यों जरूरी, इससे ज्यादा जरूरी कोई चीज नहीं है। हाँ, ये तो मैंने सवाल इसलिए पूछा ही था कि अगर 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि मोदी को हराना इसलिए हम सब लोग एक हुए तो बात नहीं बनेगी। मतलब जनता चाहती कि अब बहुत सारे इश्यूज पे आपका व्यू क्लियर हो, तभी शायद पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट की मदद ली जाती है कि जनता के बीच में क्या चल रहा है उसी को हम अपना एजेंडा बना देते हैं और उसका फिर वो चुनाव में फ़ायदा होता है। चलिए, खैर आज का समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों को जुड़ने का। और अभी तो ये ऐलान जंग का पहला पड़ाव था जहाँ पे ब्रांडिंग हुई है दोनों तरफ की कि ये मेरे नाम है, और अब धीरे धीरे करके इश्यूज सामने आएंगे। और जिस बात को मैं बार बार हार्प करने की कोशिश कर रहा था कि एंड ऑफ द डे आपको पब्लिक के मूड को समझना पड़ेगा। जनता क्या, जो एस्पिरेशनल वर्ड है ना, दोनों साइड के लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि पब्लिक क्या सोच रही है। अगर आप उसको आवाज़ दे सकते हैं तब तो आपके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन बनेगी। लेकिन आप अगर थोप रहे हैं कि नहीं मैं ये सोचता हूँ इसलिए जनता ये सोचे, तो मुझे लगता है शायद इस पर डिबेट हो सकती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।